हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का बहुत सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंटिंग। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आपको याद होगा जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात कर रहे थे तो हमने बात की कि एक सोल ट्रेडर होता है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। अब उसकी वजह से हमें शुरू करना पड़ा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। बट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी कुछ लिमिटेशन हैं। अब वो कौन सी लिमिटेशन है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में? देखिए, सबसे पहले एक लिमिटेड कैपिटल। जहां हम सोल ट्रेडर में बात कर रहे थे लिमिटेड कैपिटल की, अब पार्टनरशिप में भी लिमिटेड कैपिटल ही है, बट पहले से जो मेंबर है वो ज़्यादा हो गए हैं, बट कैपिटल अभी भी लिमिटेड है। उसके बाद लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी। जो मैनेजरियल स्किल्स हैं पार्टनर्स की वो भी लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि अगर हर पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, वो कहीं बाहर से हम जो अपनी सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जितना वो जानते हैं उतनी ही सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे, उतनी ही स्किल को यूज़ कर पाएंगे। अब इसके अलावा अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये जो एक लिमिटेशन थी वो पार्टनरशिप में भी है और सोल ट्रेडर में भी है। इन और भी बहुत सारी हमारी लिमिटेशन है जिनके चलते हमें एक नए टाइप के बिजनेस की जरूरत है। इन सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में ये दोनों लिमिटेशन के चलते हुए बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होने की, बहुत ज़्यादा ग्रो करने की और एक्सपेंशन करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए हमें एक ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस की ज़रूरत है जिसमें ग्रोथ करने की और एक्सपेंशन करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कंपनी। जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी और उसके मेंबर को हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं। कंपनी और शेयर होल्डर एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। कंपनी एंड मेंबर, जिसको हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब ये इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है, मेंबर्स एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। कंपनी क्या है? कंपनी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लेटेस्ट कंपनी लॉ कौन सा है। हमारे इंडिया में वैसे तो जो लेटेस्ट कंपनी लॉ है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है, बट इससे भी पहले बहुत सारे एक्ट हुए हैं। जो इससे पहले का एक्ट है, शायद आपको याद होगा, कंपनी एक्ट 1956 था। अब कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, जब मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, एक्ट का मतलब यहां पर मानना इंडियन कंपनी एक्ट 2013, तो यहां पर सेक्शन जो 220 है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कंपनी के बारे में? कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट और कंपनी लॉ। यानी कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो किसी कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। हम इनकॉर्पोरेशन को एक प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं जो हमें पूरा करना पड़ता है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इस वजह से हम इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो किसी कंपनी एक्ट के अंडर या फिर करंट एक्ट के अंडर या फिर प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, उसको हम कंपनी बोलेंगे। कंपनी के मीनिंग को समझने के लिए हमारे पास एक और बहुत शानदार डेफिनेशन है। देखिए, इसके लिए प्रोफेसर हैनी है। प्रोफेसर हैनी ये कहते हैं, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सीट। इस डेफिनेशन को हम कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कुछ वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। अगर हम उन वर्ड्स का मतलब समझ जाएं तो कंपनी का मतलब भी समझ जाएंगे। हम ऑर्डर वाइज इन वर्ड्स को करते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था सबसे पहले कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन आपको पता ही होगा। जब हम पर्सन की बात करते हैं हमारे पास दो टाइप के पर्सन हैं, ह्यूमन पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम नॉन ह्यूमन भी कह सकते हैं। अब जो ह्यूमन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन का मतलब मैं, आप, हम ह्यूमन है। ह्यूमन मीन्स जो नेचुरल प्रोसेस है, जिसने जन्म लिया है, हम सभी ह्यूमन हैं। अब जब हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन होने के साथ जन्म लेते ही हमें कुछ राइट मिल जाते हैं जो कानून हमें देता है। जैसे हमें नाम हमारा रख दिया जाता है, हम बड़े होकर अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, हम अपने नाम से कोई लाइसेंस बनवा सकते हैं, हम 18 साल की एज के बाद वोट दे सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं।
21 के बाद अगर आप एक लड़के हो तो ये हमें राइट मिल जाते हैं जन्म होते ही। बट कंपनी, क्योंकि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, एक बिजनेस है, क्या उसे भी ये राइट मिलते हैं? हाँ जी, कंपनी को ये राइट, कुछ राइट, सभी राइट नहीं, शादी करने का राइट नहीं मिलेगा, कुछ राइट ऐसे हैं जैसे एक इंसान को मिलते हैं वैसे ही राइट एक कंपनी को भी मिलते हैं। जैसे अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज करने का राइट, जैसे टेलीफोन लैंडलाइन खरीदने का राइट, जैसे अपने नाम से एसेट्स खरीदने का राइट, बिल्डिंग लैंड खरीदने का राइट, बैंक अकाउंट ओपन करने का राइट, इसके अलावा किसी और के ऊपर केस करने का राइट। ये सभी राइट एक आर्टिफिशियल पर्सन को मिलते हैं, एक पर्सन को मिलते हैं, क्योंकि ये कंपनी को भी मिले हुए हैं। हम इस वजह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे। तो लॉ की नजर में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट आइडेंटिटी है और शेयर होल्डर से अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद हमने कहा क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। जैसे आप सोल ट्रेडर ओपन कर लेते थे, आपका दिल किया बिजनेस शुरू करने का, आपने कर लिया, आपने पार्टनरशिप दिल किया, आपने कर लिया, उसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। अब बट जब हम कंपनी के केस की बात करते हैं, कंपनी में कुछ लीगल हर्डल्स हैं। लीगल हर्डल का मतलब कुछ बाधाएं हैं। हमें एक कंपनी बनाने के लिए उसका इनकॉर्पोरेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, क्रिएट होता है लॉ की वजह से। हमारे पास इंडियन कंपनी एक्ट 2013 लेटेस्ट कंपनी लॉ है। क्या इससे पहले कंपनी एक्ट हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल हुए हैं। उससे पहले हो सकता है हुआ था 1956 हुआ था, हो सकता है उससे पहले जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी कोई लॉ हुआ ही होगा। इसी वजह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। तो हमेशा से ही कंपनी के लिए कुछ एक्ट, कुछ लॉ तो हुए ही हैं। बट हमारे लिए लेटेस्ट एक्ट, लेटेस्ट लॉ जो है वह है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। तो इसके बाद हम करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। जब हम सेपरेट एंटिटी की बात कर रहे हैं, एक कंपनी है जो लीगल पर्सन है, उसकी एंटिटी जो है वो उसके शेयर होल्डर से, मेंबर से बिल्कुल अलग है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, शेयर होल्डर से अलग। अगर कोई क्रेडिटर है, अगर कोई क्रेडिटर है जो पैसा कंपनी से लेना चाहते हैं, अगर वो केस करेंगे तो कंपनी पर करेंगे, वो शेयर होल्डर पर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ शेयर होल्डर अलग हैं और कंपनी अलग है, दोनों की एंटिटी अलग अलग है। तो ये हुआ हमारे पास सेपरेट एंटिटी। इसके बाद एक वर्ड बोला गया परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेगी। देखिए, एक इंसान की जो उम्र होती है वो एक लिमिटेड होती है। हम एक 60 साल की उम्र के बाद, 70 साल की या फिर 100 साल तक हम जीते हैं, उसके बाद हो सकता है हमें मरना ही पड़ेगा। आखिर में हमारा अंत जो है वो मृत्यु ही है। बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी जो है उसके एग्जिस्टिंग एक लॉ की वजह से हुई है। एक शेयर होल्डर के इंसॉल्वेंट हो जाने से, बैंकक्रप्ट हो जाने से, डेथ हो जाने से, लुनाटिक हो जाने से, पागल हो जाने से या किसी और प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी एक लाभ क्रिएटेड बाय लॉ बॉडी है। मींस ऐसी बॉडी है जो लॉ ने बनाया है, तो इसका जो वाउंड अप होगा, इसका जो क्लोजर होगा वो भी लॉ के द्वारा ही होगा। तो विद द प्रोसेस ऑफ लॉ इट कैन बी वाइंडिंग अप। तो इसके ऊपर डेथ का, एक शेयर होल्डर की एक जो मेंबर है उसकी डेथ का इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में हमें एक चीज और बोली गई है जिसे बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप। बट जब हम बात कर रहे हैं स्टैंप की, आज के टाइम की बात कर रहे हैं, कंपनी चाहे और तो स्टैंप रखेगी और ना चाहे तो नहीं रखेगी। ये कंपनी के टोटल डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, क्या वो कॉमन सील को मेंटेन करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अगर वो नहीं करना चाहती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर करती है तो कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर ये स्टैंप का यूज करना जरूरी है, कॉमन सील का यूज करना जरूरी है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आया है तो ये जो 5 एलिमेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं या फीचर कह सकते हैं, जो इस डेफिनेशन में मौजूद थे वो आप सभी समझ पाए होंगे। आपको डेफिनेशन अब अच्छी तरह से समझ आई होगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसे लॉ ने बनाया है, क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसे इंसान की तरह बहुत सारे राइट मिले हैं। सेपरेट आइडेंटिटी है, शेयर होल्डर से इसकी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल अलग है। इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, यानी जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनकी डेथ, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी या फिर
रिटायरमेंट से, शेयर होल्डर की रिटायरमेंट से, इन चीज़ों से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं होने वाला। और दूसरा, इसके पास एक कॉमन सील है जो किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर इस कॉमन सील का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से ये डेफिनेशन जो है आपको समझ आई होगी। ये डेफिनेशन जो है इसके बहुत सारे करैक्टरिस्टिक को भी बताती है। ये सारे इसके करैक्टरिस्टिक ही थे, बट इन करैक्टरिस्टिक के अलावा कंपनी के लिए कुछ और भी करैक्टरिस्टिक हैं, हम उनकी भी बात की लेते हैं। कुछ और करैक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, उसके बाद कहता है सेपरेशन ऑफ फ्रॉम ओनरशिप, और इसके बाद कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। अब इनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बोला गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जब हम बात करते हैं काइंड ऑफ कंपनी, आप आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो काइंड ऑफ कंपनी से रिलेटेड रहेगी। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इस तरह से कंपनी कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आगे करेंगे थोड़ा। तो कंपनी जो है, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर अपने शेयर को इजीली एक से दूसरे ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपने सेंसेक्स, निफ्टी 50 ये सुना भी होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयर को बेचा और खरीदा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। यहां पर हमारे पास शेयर को कोई जो शेयर होल्डर है वो इंटरेस्टेड है उस शेयर में, कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो वो शेयर खरीद लेता है और शेयर बेच भी सकता है। यानी हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को जब चाहें वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में होता है। बट जो प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर हैं वो डिपेंड करता है उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है ट्रांसफर हो सकते हैं तो हो सकते हैं, अगर नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। यानी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके बाद है हमारे पास सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब देखिए होता क्या है, वैसे तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर ही होते हैं, बट शेयर होल्डर जो है संख्या में बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये फिजिबल नहीं है कि हर शेयर होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर सके, और ज्यादातर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड भी नहीं होते, उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। इसलिए शेयर होल्डर से के द्वारा ही, यानी शेयर होल्डर ही कुछ पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। उन पर्सन के ग्रुप को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी को जो चलाते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को संभालते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो अलग है कंपनी के शेयर होल्डर से। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक था। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं जो है लिमिटेड लायबिलिटी। वैसे तो कंपनी की जब हम बात करें, कंपनी के भी अलग अलग कैटेगरी है। जो कैटेगरी बनाई गई है वो लायबिलिटी के बेसिस पे ही बनाई गई है। जैसे कि जो हो सकता है अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जो भी अपकमिंग वीडियो इससे रिलेटेड रहेगी। बट इस वीडियो में हम उसके पर्टिकुलर इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कंपनी जो लायबिलिटी है, अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर थी या शेयर होल्डर थी वो हमारी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और वो कहां तक लिमिटेड है? वो लिमिटेड है वैल्यू ऑफ शेयर तक। ये शेयर क्या होता है थोड़ा सा उसको पहले जान लेते हैं। मान लीजिए आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस में आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया वो एक ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए ये पूरा पैसा है। इस पूरे पैसे को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और इनमें से जो सबसे छोटा पार्ट है, यानी एक पार्ट की अगर हम बात करें तो वो ही क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। तो शेयर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर, या स्मॉल डोमिनेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। इसे ही हम क्या बोलते हैं? शेयर कहते हैं। तो शेयर यानी एक कंपनी जो होती है उसकी पूरी शेयर कैपिटल को छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और हर एक छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, मान लीजिए एक कंपनी जो है उसकी टोटल कैपिटल 1 लाख है, और हम क्या करते हैं? हर शेयर को एक शेयर बनाते हैं, उसकी शेयर की कीमत क्या रहेगी? 10 रुपए एक शेयर की कीमत रखते हैं, और हम देखते हैं तो कितने शेयर रहेंगे।
इस तरह से 1 लाख को जब आप 10 रुपए की एक शेयर से डिवाइड करेंगे तो 10,000 शेयर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इस कंपनी की जो कैपिटल है उसको 10,000 शेयर में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और हर शेयर की कीमत क्या है, 10 रुपए है। तो जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, उसकी लायबिलिटी इस शेयर की फेस वैल्यू तक ही रहेगी। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है, वो आपसे शेयर खरीदता है, आप कंपनी हो आपसे शेयर खरीदता है, 10 रुपए का एक शेयर है और उसने 8 रुपए आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अगर कंपनी डिमांड करे या कंपनी बंद हो जाए या कुछ भी हो तो कंपनी उससे कितने पैसे और ज्यादा ले सकती है, कंपनी सिर्फ 2 रुपए और ले सकती है और इससे ज्यादा बिल्कुल डिमांड नहीं कर सकती। तो एक जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई है अप टू द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, या कह सकते हो अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमने फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, वी कैन से दैट द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये था आपका कंपनी और उसके करैक्टरिस्टिक। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।